इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। जीत के लिए हुंकार भरी जा रही है। आरोपों की बौछार धुआंधार हो रही है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेताओं के सामने उपचुनाव में महाविजय की दरकार है। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, टीपू वर्सेस महाराज, उपचुनाव में किसका होगा राज। यूपी के सियासी दंगल में किसका मंगल होगा, इस बात का फैसला 23 नवंबर को होगा, क्योंकि यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, तो वहीं 23 नवंबर को सभी सीटों के लिए नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 10 में से 9 सीटों पर ही चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। दरअसल मिल्कीपुर विवाद को लेकर बाबा गोरखनाथ के वकील ने ऐलान कर दिया है कि वो याचिका वापस लेंगे, यानी कि माना जाए कि 13 नवंबर को ही यूपी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी में मुकाबला अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मायावती भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही हुआ, उसके तुरंत बाद मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव भी अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। बीएसपी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र, झारखंड में भी अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, यानी कि मायावती को दो लड़कों की जोड़ी पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल यह कि उपचुनाव का रण किसका पूरा होगा प्रण। उपचुनाव विजय की दरकार किसकी होगी जय जयकार। चुनावी तारीखों का ऐलान किसका होगा गुणगान। बज गया चुनावी बिगुल, किसकी होगी बत्ती गुल। 23 नवंबर को कौन बनेगा नंबर 1। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको सियासी दलों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। हार का डर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर घर कर गया है कि वो 10 पूरी विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट, उस पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चाहे जितनी कोशिश करें भाजपा के लोग, जनता के मन में जो नाराजगी है, इस प्रदेश के युवाओं के मन में जो नाराजगी है, किसानों के, महिलाओं के, दलितों, पिछड़ों, जिनको सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, वो नाराजगी मिटने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 10 में से 9 विधानसभाओं का चुनाव घोषित हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर हम लोगों ने जो काम किया है, उसको लेकर के बराबर जनता के बीच में रहते हैं। हमारा संगठन, हमारी सरकार बराबर जनता से सीधा संवाद करती है और उन संवाद के आधार पर हम जनता के बीच में पुनः जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। देखिए, ये जो चुनाव है 10 सीटों पर, हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है कि हम एनडीए गठबंधन को 10 की 10 सीटों को विजय दिलाएं। इसके लिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष 2-2.5 महीने पहले से ही 10 विधानसभाओं में जहाँ जहाँ चुनाव है दौरा कर चुके, वहाँ पे जाके कार्यकर्ताओं को संगठित कर चुके और सबको, और हम लोगों के प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं, जिसमें ये मिल्कीपुर हमारे पास भी है। तो उपचुनाव का रण किसका पूरा होगा प्रण, ये सवाल है आज
इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। उपचुनाव विजय की दरकार, आखिर कौन जीतने में कामयाब होगा? चुनावी तारीखों का ऐलान, किसका होगा गुणगान? बज गया चुनावी बिगुल, किसकी होगी बत्ती गुल? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद हम बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। किस तरह देख रहे हैं सर इस उपचुनाव को आप, अजीत जी? बिल्कुल पराग, ये चुनाव है उत्तर प्रदेश सरकार का, या एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश की बीजेपी का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि उपचुनाव की जीत बहुत कुछ मैसेज साफ करेगा। देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें से मिल्कीपुर की सीट पर का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया पराग, लेकिन जो मिल्कीपुर के प्रत्याशी रहे हैं, एक तरह से कहा जाए गोरखनाथ बाबा, उनके अधिवक्ता ने ये जरूर कह दिया है कि उस पर हम अपनी याचिका को वापस लेंगे और उस पर बाकायदा चुनाव होगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जो सीटें हैं, जो 10 सीटें, अगर 10 सीटों की बात करें तो वहां पर ये 5 सीटें पीडीए के पास थी, यानी इंडी गठबंधन के पास थी, और 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो है एनडीए के पास थी, यानी बीजेपी एंड उनके घटक दलों के पास थी। देखिए, अब चलिए, अभी नेटवर्क में कुछ इशू है, इसकी वजह से अजीत जी हमसे संपर्क उनका टूट गया है। एक बार फिर से हम जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस उपचुनाव को लेकर अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी, दमदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती कह रही हैं। उन्होंने यहां तक भी दावा किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। तो उपचुनाव के रण में पूरी दमदारी के साथ सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी के साथ उतर रही हैं। अजीत जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अजीत जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल पराग, मैं यही कह रहा था कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए लगभग 6 सीटों पर। अगर बात करें तो मिल्कीपुर पर अजीत प्रसाद, और कटेरी पर जो है लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, जो इरफान सोलंकी की पत्नी, उनको प्रत्याशी बना दिया। तो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे और 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। जो बात आप कह रहे थे कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने बलबूते पर, वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, अकेले दम पर ही अपने लड़ेंगे। हरियाणा में भी उन्होंने लड़ा, तो अब और राज्यों में भी मायावती अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। तो लेकिन सीटों का अगर आप समीकरण देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। और देखिए, चूंकि 2 सीटें ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां हालांकि आज चुनाव आयोग ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन गोरखनाथ जो वहां से प्रत्याशी रहे, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके अधिवक्ता ने ये बयान जारी किया है कि वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे। तो संभव है कि वहां का चुनाव भी इसी चुनाव के साथ हो जाए 13 नवंबर को। तो वहां पर अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जो कटेरी विधानसभा सीट है, वहां पर लालजी वर्मा चूंकि सांसद थे, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। इरफान सोलंकी की पत्नी जो है, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया। सपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जो मझवा सीट है उस पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने भी कई सीटों पर किया, कटेरी से अमित वर्मा को उतारा। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। तो 2 सीटें योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, 2 सीटों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिम्मेदारी ली है, 2 सीटों की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिम्मेदारी ली है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जिम्मेदारी ली है। केवल 1 सीट है
जो मीरापुर जो उन्होंने आरएलडी को दी। अभी निषाद पार्टी को सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। अभी एक तरह से कहा जाए कि कस्सा कसी रस्सम कस्सा चल रहा है कि निषाद पार्टी के पास चूंकि 2022 में कटेरी और मझवा दोनों सीट थी, मझवा में सिटिंग विधायक अब सांसद हो चुके हैं जो बिंद है। तो अब ये देखना होगा कि ये सीटें, इन सीटों पर जीत हार 2027 में होने वाले चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट है और आपकी साख को ये मजबूत करेगा। क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ था, बीजेपी को जो नुकसान हुआ था, क्या उसकी भरपाई इस उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी और उसके जो बड़े बड़े सूरमा है वो अपनी साख को बचा पाएंगे? क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ का तो स्ट्राइक रेट आपने हरियाणा में देखा, उन्होंने 14 रैली की थी, 20 सीटों पर की थी और 13 जीते थे। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी, चूंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन उपचुनाव जो है, उपचुनाव में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की भी साख होती है। हालांकि कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि चूंकि अखिलेश यादव और जो उनका पूरा इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के साथ समझौता हो रहा है, कितनी सीटें देंगे अब ये क्लियर नहीं, लेकिन 6 पर उन्होंने प्रत्याशी दे दिए हैं पराग, मायावती ने 5 पर दे दिए, बीजेपी ने अभी किसी पर नहीं दिए। तो कांग्रेस किन किन सीटों पर लड़ेगी ये क्लियर होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि इन सभी दलों के लिए जिनको उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, जिनको 27 में जो सपना देख रहे हैं, 27 में जो तीसरी बार रिपीट करने की बात बीजेपी कर रही है, इनको ये उपचुनाव बताएगा कि वो कितने पानी में और क्या जनता उनके साथ है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह अभी भी जनता उनके खिलाफ में है। पराग, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। आशीष जी आपका स्वागत है। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, पूजा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता अनु पासवान हमारे साथ हैं। अनु पासवान जी आपका स्वागत है। डॉक्टर आशीष, शुरुआत आपके साथ। अब राजनीतिक चर्चा की मैं कर रहा हूं और जल्दी से उपचुनाव का ऐलान हो गया है, क्या तैयारी बीजेपी की है? जी बिल्कुल, बीजेपी की पूरी तैयारी है। और अभी समझिएगा कि अभी ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो आपने दिखाई, बाइट्स जो दिखाई, जिसमें समाजवादी पार्टी और बाकी सब लोग ये क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई 10 में से 9 के ऊपर आपने इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, एक ने नहीं किया। ये एक क्लियर दिखाता है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाना इन्होंने शुरू कर दिया है। आप ये सोचिएगा कि जब एक सीट अगर किसी वजह से न्यायालय के पास अभी वो अटका हुआ है मामला, तो क्या इलेक्शन कमीशन न्यायालय से ऊपर है? बिना उसकी परमिशन लिए या बिना वो केस विड्रॉ किए पिटीशन लगाए वो डिक्लेयर कर सकता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों एक दूसरे के सिरा हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देख के जब सुनने में आता है कि ये दोनों लड़के फिर इकट्ठे होने के कगार पे खड़े हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में, राहुल गांधी के बीच में समझौता होगा ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर समझौता होना होता तो कांग्रेस के साथ बैठ के डिस्कस होता कि कितनी सीटें कांग्रेस को और कितनी समाजवादी पार्टी को। यहाँ तो समाजवादी पार्टी कहती है भैया मैं तो 6 पे कैंडिडेट उतार चुकी, अब तुम्हें भीख में ये दे रही हूं 3-4 सीट, लेनी है ले लो, नहीं तो भागो यहां से। इसको समझौता कहते हैं, इसको अलायंस कहते हैं। ये इंडिया अलायंस है या ये अखिलेश यादव की मनमानी है? अच्छा, मनमानी भी क्यों ना हो, तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने उनके साथ किया हिमाचल में, हरियाणा में। अब वो उनको कांग्रेस को आईना दिखाने का टाइम तो है, लेकिन ये कैसा गठजोड़ है जहां एक दूसरे की धोती खोलने को तैयार बैठे हैं दोनों, ये देखना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है सर, पूजा जी के पास ही चल रहे हैं इसका जवाब तलाशने के लिए। ठीक है, पूजा जी के पास चल रहे हैं, फिर मैं अनु पासवान जी आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी बताइए, डॉक्टर आशीष तो बड़ी आशंका जाहिर कर रहे हैं आप लोगों की दोस्ती पर। ये वो चाचे हो रखे हैं जो अपना घर नहीं देखते पर देखते पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। तो इस पे क्या ही बोला जाए। अभी ये नहीं देख रहे हैं कि आपने जो है मझवा की सीट जो कि संजय निषाद पार्टी की थी, आप उनको नहीं दिए। आपके बड़े बड़े नेता बिजी हैं उनको मनाने में। अभी आपको पता ही नहीं है कि खुले पत्र क्यों लिखे गए थे, आपसे सदन में खड़े होकर के सवाल क्यों पूछे गए हुए थे। और जो है जहां तक बात रही आरएलडी की, इन्होंने ऐसा किया ना, आरएलडी जब चुनाव लड़ी 2024 का लोकसभा चुनाव, तो आरएलडी 2 सीटों पे लड़ी, 2 सीटों पे जीती। तो इनकी मजबूरी, इनको लग रहा है कि नहीं 1 सीट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास 1 सीट मीरापुर वाली। और आपको भी पता होगा कि जो पराग जी मीरापुर वाली सीट उनके पास है, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आई हुई सीट, तब वो हमारे साथ में थे। तो मुझे लगता है पहले तो अपना घर देख लें कि किस कदर बिखरा हुआ है। ये जो डिवीजन किया गया ना, अभी काफी अच्छे से उन्होंने बताया ना कि 2-2 सीटें डिवाइड की गई है। बताइए, जो पूरा प्रदेश देखते हैं उनके मत्थे 2-2 सीटें लगी हुई, क्यों लगी हुई है? ताकि इनके घर में कलेश ना हो। अभी 2024 के बाद में इनके घर में कलेश हुआ था, संगठन कह रहा था कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार कह रही थी नहीं संगठन जिम्मेदार है, फिर दोनों मिलकर के कह रहे थे प्रशासन जिम्मेदार है। तो अब क्या है
कि भाई बिल्कुल क्लियर रहेगा, कटहरी हार रहे हैं, मिल्कीपुर हार रहे हैं तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, फूलपुर हार रहे हैं तो सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदार। मतलब अब ये डाउट नहीं रहेगा ना कि ठीक है। ये हाँ। किसके सर फोड़ा जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, आशीष जो है जाऊंगा। इन्होंने बोला कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 9 ही सीटों पर चुनाव क्यों हो रहा है। बिल्कुल लाजमी पूछना चाहिए ना, क्योंकि पिटीशन तो देखिए हरियाणा के चुनाव के बाद में भी दायर हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन वहां पे कहेगा कि अब जो है भी जो है शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा क्योंकि पिटीशन दायर है। सीसामऊ में भी जो है याचिका दायर है, तो क्या जो है इलेक्शन कमीशन ने ये कहा क्या कि नहीं याचिका दायर है, सीसामऊ पे जो सीट पे चुनाव नहीं होगा। सीसामऊ के जो है सीट अभी पे उम्मीद लग रही है याचिका कि हो सकता है ऐलान हो जाए, मिल्कीपुर में भी होगा चुनाव, इस तरह की उम्मीद भी है, क्योंकि वो याचिका वापस लेने की बात भी सामने आ रही है। प्रत्याशी को बोलना पड़े, उसको तो आइडिया ठीक है। नहीं रहा होगा उनको ठीक कि है, ये मैं- एक मुद्दा बना देंगे। चले मैं वहाँ पे लौटूंगा एक पहले रिएक्शन अनु पासवान जी से भी। अनु जी बताइए, 6 सीट पर तो उतार दिए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने, अब क्या बातचीत हो रही है आपकी? सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए पराग जी, मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि बात है इंडिया गठबंधन की, और जैसे लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक स्वस्थ वातावरण में जिस तरीके से चर्चा एक दूसरे के साथ बैठ के सीट का बातें चल रही थी, उसी तरीके से अभी भी बातें चल रही हैं कि कौन सी कितनी सीट पे अभी चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये कुछ चीजें जरूर थी कि समाजवादी पार्टी से बिना बात हमसे बिना बात हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी को उतारा, मगर वो एक दूसरी बात थी। मगर इस समय लगातार सीट नेतृत्व आपस में बात कर रहे हैं और बहुत स्वस्थ वातावरण में बात चल रही है। और आज क्योंकि चुनाव का इलेक्शन का डेट आया, हम सब लोग को इसी चीज का इंतजार था, और आगे बहुत जल्द आप लोग के सामने सीट शेयरिंग की बात और कहाँ कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि हमारी तैयारी चाहे समाजवादी पार्टी की तैयारी हो चाहे कांग्रेस की तैयारी हो, हम सभी लोग की तैयारी लगातार 10 सीट पे है। अब जहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आएगा वहां से भी कांग्रेस पार्टी पूरे बढ़ चढ़ कर अपनी तैयारियों के साथ उसके साथ लगेगी, और जहां से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा वहां से समाजवादी पार्टी की भी तैयारी के साथ हम सभी लोग एक साथ इंडिया अलायंस के उन प्रत्याशियों के साथ अपनी ताकत लगा के पूरी जीत हासिल करेंगे हर पूरे सीटों पर। आशीष जी, दोनों तो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है और हम मिलकर ही चल रहे हैं, आपको बड़ी आशंका है, ऐसा क्यों सर? मैं बता रहा हूँ, मेरी दोनों बहनें जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो सबज ख्वाब बुनना चाह रही हैं। मैं उनके ऑप्टिमिज्म को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि दोनों ये लड़के जब साथ आए थे तो हाथ ने कैसे साइकिल की खुद की हवा निकाल दी थी, ये हम सब ने देखा था, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और कांग्रेस की जो हालत हुई है, आशीष जी 24 का रिजल्ट भूल गए लगता है। डॉक्टर अंजू बीच में मत। नहीं, मुझे लगता है कि आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, आप 24 का रिजल्ट भूल चुके हैं। आपको 2 लड़कों की जोड़ी पे अभी भी शंकाएं चल रही है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश 2 लड़कों की जोड़ी को अच्छा, एक बार सुन लेते हैं अनु जी क्या कह रहे हैं। आशीष जी एक बार सुन लेते हैं, आशीष सांडा जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। आशीष जी बहुत बहुत आभार आपका। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, इनको मिर्ची लगना बिल्कुल जायज है मेरी बहन को, इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई उसके बाद जिस तरह से इनके एलाइज ने इनसे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने अपने यहाँ कह दिया भाई हम तो अपना बोरिया बिस्तर अलग कर रहे हैं। दिल्ली का भी हमने हाल देखा, दिल्ली में भी इन्होंने कहा था लोकसभा इलेक्शन में कि हम 4 और 3 के फॉर्मूले पे लड़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली सपोर्ट किसने किसको किया, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने पे आ गए कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये बीजेपी की बी टीम है। सही में इनमें आपस में कोई समन्वय है नहीं, जो सच्ची बात है वो तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अभी समझिएगा, अपने 4 कैंडिडेट आऊंगा पूजा जी, अब ये देखिएगा, अभी एक बहन को चुप कराया तो भाई अपनी बारी में बोले अच्छा लगेगा ना। आऊंगा पूजा जी, आऊंगा। आशीष जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए आप। थोड़ा सब्र रखें, अपनी बारी में बोले पूजा जी, अच्छा लगेगा, मुझे भी आपकी बात समझ में आएगी और व्यूअर्स को भी। बहुत बहुत आभार आपका जी। सो अब यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से है, अब इनके पास क्या है ना, झूठ फैलाना और एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करना ही एक तरीका बचता है। हर इलेक्शन में ये यही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो समझ गई है कि कांग्रेस जो अपने आप को बिग ब्रदर समझती है, असल में उसको आईना दिखाने का टाइम आ गया है। जब बात करनी होती तो अपने कैंडिडेट उतारने से पहले बात करते। ये बहुत क्लियर है, उन्होंने तो अपना दाव चल दिया, भाई हम तो 10 में से 6 उतार रहे हैं, अब तुम्हारी मर्जी है 7। ठीक है सर, चलिए मैं कांग्रेस के लिए ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए अनु जी आपके पास आ रहा हूं, फिर पूजा जी आऊंगा, फिर अजीत जी आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। ठीक है सर। अनु जी, अभी हाल ही में जो नतीजे आए उनसे कांग्रेस पार्टी की बड़ी किरकिरी हो रही थी,
और ये कहा जा रहा था कि आप देखिए कांग्रेस डाउन हो जाएगी अपने अलायंस के साथ में, और इसी तरीके के जो रिएक्शन है वो आपके अलायंस पार्टनर की तरफ से आए भी। अब कैसे आप लोग अपनी मजबूती का दावा पेश कर रहे हैं अनु जी, बहुत जल्दी से? देखिए पराग जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हरियाणा के रिजल्ट की अगर बात करके अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुझे लगता है तब तो भाजपा को अपने अलायंस के साथ अभी हार मान लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो अभी जल्दी बीता है। तब तो उस हिसाब से भाजपा को तो प्रयास करना ही छोड़ देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जीत ही सकती है। और अभी और दूसरी चीज नहीं, अब आप देखिए, अब आप बोल रहे हैं, अब मेरी अभी सब रखिए ना, अभी मैंने बात शुरू की है। अगर आप हरियाणा के सारी चीजों को एग्जाम्पल लेके चल रहे हो तो मुझे लगता है आपको उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा चलिए ठीक है पूजा जी, कांग्रेस तो उतनी मजबूत है, अनु पासवान जी कह रहे हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी 6 सीटों पर प्रत्याशी? ठीक है चलिए ठीक है अनु जी और आशीष जी, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, समय की बहुत कमी है मेरे पास, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, प्लीज। ठीक है सर, हो गया, प्लीज बोने का काम कर रहा है। ठीक है पूजा जी, कांग्रेस तो उतनी मजबूत है, अनु जी ये कह रही हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? बातचीत ही कर लेते पहले प्रत्याशी घोषित करने से। देखिए पराग जी, मुझे लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी ने 2024 के एमपी इलेक्शन में भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। तब तक जो हमारी बातचीत चल रही थी वो सीटें फाइनल नहीं हुई थी। हमें लगता है कि जिस सीटों पे हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, हम जो है अपने प्रत्याशी फाइनल कर दे रहे हैं। और अगर बात करने को किसने रोका आपको पूजा जी? बात कर, गठबंधन किसको कहते हैं आप बताइएगा ना, गठबंधन का मतलब क्या होता है? फिर आपको पीड़ा हो रही है, ये निषाद पार्टी से क्यों नहीं पूछ लेते आशीष जी? चलिए ठीक है, मैं इन सबका कंक्लूजन लेने के लिए अजीत प्रताप जी के पास अब जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं इन सबका कंक्लूजन लेने के लिए अजीत जी के पास जा रहा हूँ। अजीत जी कैसे देख रहे हैं इस दोस्ती को? ठीक है, और ये जल्दबाजी क्या बताती है प्रत्याशियों का ऐलान करना? ठीक है, निषाद पार्टी के लोग तो आपको ठीक है अनु जी, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज अजीत जी एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। अजीत जी देखिए पराग, देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 का ऐलान हो गया, 1 का हो सकता है मिल्कीपुर का हो जाए, लेकिन जो बात है वो बात यह है कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी और 5 सीटें एनडीए के पास थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग तासीर है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और पूर्वांचल का अलग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 सीट मीरापुर वो आरएलडी को दे दी गई, बाकी 9 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। संजय निषाद को अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी। अगर फाइनली कोई बात फंसी तो मझवा सीट पर कैंडिडेट बीजेपी देगी, सिंबल कमल का फूल होगा और ये कह दिया जाएगा कि आपके कोटे की सीट। लेकिन पूर्वांचल की बात मैं बता दूं पराग आपको, पूर्वांचल में अगर जाति समीकरण से बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे तो वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में जाति समीकरण बहुत कुछ खास देखा जाता है। अगर पूरा फोकस ओबीसी पर होगा तो सवर्ण नाराज हो सकता है, चाहे वो मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, लेकिन मझवा और कटेरी और फूलपुर ये सीटें 3 सीटें ऐसे जहां पर जाति समीकरण देखना होगा। एक जगह ओबीसी लड़ाएंगे, एक जगह एससी लड़ाएंगे, तो एक जगह इनको सवर्ण लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल की तासीर बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन अखिलेश यादव जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, उन्होंने लालजी वर्मा की पत्नी को उतार दिया, यहाँ अजीत प्रसाद को उतार दिया, वहां ज्योति बिंद को उतार दिया, तो वो बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं कठिनाई। अगर उन्होंने प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी की तो निश्चित तौर पर अगर जिताऊ कैंडिडेट नहीं दिए तो बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कह सकते हैं कि कैंडिडेट का चयन अजीत जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपने जो बातें कही और जो समीकरण बताए हैं वाकई में कैंडिडेट का चयन उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जितना कि ये चुनाव है। क्योंकि अभी वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप चारों का करूंगा। अजीत जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर आशीष आपका शुक्रिया, पूजा प्रसाद जी आपका शुक्रिया, अनु पासवान जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उपचुनाव और इन उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये देखना अहम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।